Hello everyone, welcome to the second lecture of lecture series on the topic ट्रांजिस्टर बायसिंग। आज हम लोग लोड लाइन एनालिसिस और ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के बायसिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। जिन्होंने ट्रांजिस्टर बायसिंग इंट्रोडक्शन और बीजेटी बेसिक्स ना देखे हों वो आई बटन पर क्लिक कर सारी वीडियोज़ देख लें, अदरवाइज़ यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लें। सो ट्रांजिस्टर लोड लाइन एनालिसिस, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि हमें ट्रांजिस्टर की एनालिसिस में डिफरेंट VCE इट मीन्स कलेक्टर एमिटर वोल्टेज पर कलेक्टर करंट की वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड होती है जानना। तो अलग अलग VCE पर IC की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम जैसा कि अभी तक देख रहे थे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम आउटपुट वोल्टेज इट मीन्स VCE और IC के बीच ग्राफ खींचते हैं और उस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि उस कैरेक्टरिस्टिक से किसी पर्टिकुलर VCE के लिए हमारी कलेक्टर करंट की क्या वैल्यू है। लेकिन इसके अलावा हम लोग लोड लाइन मेथड का भी यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी मेथड है इन कंपैरिजन टू आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मेथड, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाला मेथड है। तो आइए देखते हैं DC लोड लाइन क्या होता है। तो ये सर्किट कंसीडर करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक NPN ट्रांजिस्टर है जिसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा गया है। यहाँ पर इनपुट करंट IB और यहाँ पर एमिटर साइड पर IE और यहाँ पर कलेक्टर करंट IC। यहाँ पर फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमने VBB बैटरी ऐड की हुई है और यहाँ पर VCC बैटरी से आउटपुट साइड को रिवर्स बायस किया हुआ है और ये RC कनेक्ट किया हुआ है इसके कलेक्टर साइड पे। अब यहाँ पर हमने इनपुट पर कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स हमने सिर्फ DC बायस बैटरी ही दी हुई है, सप्लाई नहीं दी हुई है। यहाँ पर ये ओपन नहीं है, ये कनेक्टेड है, बट यहाँ पर हमने कोई सिग्नल नहीं दिया है, ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर जब सिग्नल नहीं है तो इट मीन्स नो सिग्नल, सो ओनली DC कंडीशंस प्रिवेल्स इन दिस सर्किट। तो यहाँ पर सिर्फ DC कंडीशंस हम देख रहे हैं, इसलिए हमने DC लोड लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर हमें VCE और IC की वैल्यू किसी पर्टिकुलर VCE के लिए IC की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ड्रॉ किए हुए थे जिसमें किसी एक पर्टिकुलर VCE पर किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, फॉर एग्जांपल हमारी IB इक्वल टू 5 माइक्रो एम्पियर है, तो इस 5 माइक्रो एम्पियर ग्राफ पर किसी एक पर्टिकुलर VCE के लिए हम IC की वैल्यू देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें DC लोड लाइन एनालिसिस करना है, जो कि इसके लिए हम इस सर्किट को कंसीडर करेंगे यहाँ पर आउटपुट साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक लूप बन रहा है। इस लूप में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL लगा सकते हैं। तो KVL से यहाँ पर ये VCC है और ये VCE, यहाँ पर अगर साइन की बात करें ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो VCC माइनस VCE विल बी इक्वल टू IC RC। तो VCC माइनस VCE इक्वल टू IC RC, तो यहाँ से आ जाएगा VCE इक्वल टू VCC माइनस IC RC। ये सिंपल सा KVL लगाकर आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये आउटपुट साइड पर हमें एक इक्वेशन मिली हुई है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमने बैटरी लगाई हुई है VCC, ये अगर हमने कनेक्ट कर दिया है VCC तो ये चेंज तो होना नहीं है। इट मीन्स ये फिक्स हो सकती, ये फिक्स है इसकी वैल्यू। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है तो वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हम एक्सटर्नली कनेक्ट किए हैं तो वो भी फिक्स होगा। तो इट मीन्स VCC और IC की वैल्यू फिक्स्ड है। तो चूंकि VCC और IC की वैल्यू फिक्स्ड है तो यहाँ पर वेरिएबल क्या होगी? वेरिएबल हुआ यहाँ पर VCE ये, और ये वेरिएबल हुआ आपका यहाँ पर IC। तो ये VCE और IC के बीच एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं और ये इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है, यहाँ पर कोई स्क्वायर टर्म नहीं है। तो फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं जब उसका सोल्यूशन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो सो दिस इज अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। तो इसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस लाइन को जब हम ड्रा करेंगे तो वही लाइन हमारी क्या कहलाएगी? DC लोड लाइन। क्लियर? यहाँ पर जो हम आउटपुट साइड पर KVL लगा करके और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ये ग्राफ बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, और इसी को ही हम DC लोड लाइन कहते हैं। अब देखते हैं हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन था VCE इक्वल टू VCC माइनस IC RC, और हम वो सर्किट भी ले लेते हैं एक बार। ये हमारी सर्किट थी। अब हमें जो ये लाइन ड्रॉ करनी है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें इसके दोनों एंड्स जानने हैं।
कि इनके दोनों इंड्स क्या हैं। तो इसके दोनों इंड्स जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में कलेक्टर करंट की वैल्यू 0 रखते हैं। तो कलेक्टर करंट 0 मतलब आईसी की वैल्यू 0 रखते हैं। तो जब ये VC इक्वल टू VCC माइनस ICRC में IC की वैल्यू 0 रखेंगे तो VCE इक्वल टू आ जाएगा आपका VCC। इट मीन्स जब कलेक्टर करंट 0 है तो VCE की वैल्यू VCC आ गई। और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जब VCE 0 हो, इट मीन्स कलेक्टर एमिटर वोल्टेज 0 हो, उस कंडीशन में VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC में इसको रखेंगे तो यहाँ से आपको कलेक्टर करंट की वैल्यू आएगी VCC अपॉन RC। तो यहाँ पर दो कंडीशन आपको मिल गई, एक IC इक्वल टू 0 की कंडीशन में VC की क्या वैल्यू आई है और VC इक्वल टू 0 कंडीशन में IC की क्या वैल्यू है, और इसको हमने इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर IC इक्वल टू 0 इस लाइन पर था, इस एक्सिस पर, VCE वाली एक्सिस पर IC हमेशा 0 रहेगा, और इस एक्सिस पर हमें पॉइंट मिला है लाइन का, और ये पॉइंट है VCC। एक पॉइंट ये मिल गया है B पॉइंट, और यहाँ पर ये पॉइंट मिला है जब हमने रखा इस पर VC इक्वल टू 0, तो VC इक्वल टू 0 इस एक्सिस पर होगा, IC पर हमेशा VC 0 होगा। तो यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट मिला VCC अपॉन RC। इन दोनों A और B पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया है आपस में, और तो इस तरीके से हमें ये जो लाइन ड्रॉ की है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर, दिस इज दी DC लोड लाइन। अब हम इस DC लोड लाइन के थ्रू ही किसी पर्टिकुलर VCE के लिए IC की वैल्यू या IC के लिए VCE की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, फॉर एग्जांपल ये एक लोड लाइन है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये OD VCE के लिए, VCE की वैल्यू मान लीजिए OD है, तो इस OD के लिए IC की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर आप इसको प्लॉट करके ये वैल्यू जो आएगी IC की, दैट विल बी OC। तो किसी एक की वैल्यू को पता हो अगर आपको, तो दूसरा निकाल सकते हैं थ्रू दिस लोड लाइन। तो लोड लाइन ड्रॉ करने के सीधा सा तरीका है कि आपको बस आउटपुट साइड में एक बार IC इक्वल टू 0 रख देना है और एक बार VCC इक्वल टू 0 रख देना है, और लाइन ड्रॉ करके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप यहाँ पर IC और VC की वैल्यू ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपल इसकी डेफिनेशन है, द जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ IC एंड VCE आर नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट। मतलब ये हुआ कि हमने जो इनपुट सिग्नल अप्लाई करना था AC वाला, वो इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ है, मीन्स वो जीरो सिग्नल की कंडीशन हो गई। तो जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ IC एंड VCE, तो जब हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ है उस कंडीशन में IC और VCE की वैल्यूज ही ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाती हैं। और ये चीज़ तो वही चीज़ है जो हमने पीछे डिस्कस किया। यहाँ पर हमने कोई सिग्नल नहीं लगाया था और ये जो पॉइंट्स मिल रहे थे, तो इसका मतलब यही ऑपरेटिंग पॉइंट्स थे। तो सिंपली यही है कि हमने बिना सिग्नल के जो IC और VCE की वैल्यूज़ मिलती हैं, दीज आर नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसे ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों कहते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट इसलिए कहते हैं कि जब हमारा सिग्नल अप्लाई होता है तो इसी पॉइंट के रिलेटिव ही IC और VCE का वेरिएशन होता है। तो जैसे जैसे हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल IC की एक डेफिनेट वैल्यू हमारी कांस्टेंट जीरो सिग्नल वैल्यू मिल रही थी, जिसे हमने पीछे लेक्चर में देखा था। तो जैसे जैसे हम इनपुट करंट बढ़ा रहे थे तो आउटपुट करंट उस मिनिमम जो हमारी वैल्यू थी उसके अराउंड जो है या तो बढ़ रही थी या फिर घट रही थी। तो उसी के अराउंड ही IC या VCE की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी। इट मीन्स इसे की हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है? जीरो सिग्नल, जीरो इनपुट पर IC और VCE की वैल्यूज, और इसे ऑपरेटिंग पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के अराउंड ही IC और VCE का वेरिएशन होता है जब हम इनपुट सिग्नल देते हैं तब। और इस ऑपरेटिंग पॉइंट को ही हम क्विसेंट पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इस पॉइंट को हम क्विसेंट पॉइंट भी कहते हैं, जिसे हम Q पॉइंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्विसेंट पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि क्विसेंट का मतलब होता है, क्विसेंट की मीनिंग होती है क्वाइट या स्टिल या इनएक्टिव। इट मीन्स शांत। तो शांत का मतलब ये है कि जीरो सिग्नल है, सिग्नल हमने नहीं दिया हुआ और उस कंडीशन में IC और VCE की वैल्यू क्या है, दैट इज द Q पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक कैरेक्टरिस्टिक देखिए, यहाँ पर हमने एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा की हुई है। फॉर एग्जांपल ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा की हुई है VCE और IC के बीच। इट मीन्स ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ पर हमने ये एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की हुई है फॉर IB इक्वल टू 5 माइक्रो एम्पियर। तो हमने ये सपोज किया है कि इनपुट करंट की वैल्यू IB की वैल्यू 5 माइक्रो एम्पियर है। तो उस कंडीशन में हमने
इस पर एक डीसी लोड लाइन ये ड्रा की हुई है, ए बी डीसी लोड लाइन हमने ड्रा की। तो यहाँ पर इस डीसी लोड लाइन का और इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का जहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट या क्विसेंट पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से आपको OC इट मीन्स VCE की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द VCE दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय हियर इन OC, और यहाँ पर IC की वैल्यू है OD। तो ये है आपकी ऑपरेटिंग पॉइंट्स जहाँ पर VCE की वैल्यू है OC, और OC मीन्स कुछ वोल्ट होगा ये। फॉर एग्जांपल अगर ये वहाँ पर 0.5 वोल्ट है तो ये 0.5 वोल्ट होगा OC, और फॉर एग्जांपल ये यहाँ 1 मिली एम्पियर है तो OD की वैल्यू ये 1 मिली एम्पियर होगी। तो ये हो जाएंगे ऑपरेटिंग पॉइंट्स। तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द पॉइंट वेयर डीसी लोड लाइन इंटरसेक्ट्स द प्रॉपर बेस करंट कर्व। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को ही क्विसेंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अभी अगर नहीं क्लियर होता है तो इसको कुछ ग्राफ्स में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, और इस ग्राफ में हमने इधर VCE लिया हुआ है और इधर IC लिया हुआ है, और यहाँ पर डिफरेंट IB के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो हमने क्या बताया था, क्विसेंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पर ये IB का कर्व और ये DC लोड लाइन दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो क्यू पॉइंट होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए पहला वाला ये IBN वाला, तो IB1 वाला जो कर्व है वो यहाँ क्यू पॉइंट उसके लिए यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप बेस करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि अलग अलग बेस करंट के लिए ड्रॉ होता है हमारा ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो जैसे जैसे बेस करंट की वैल्यू हम अलग अलग बेस करंट पर देख रहे हैं तो क्यू पॉइंट देखिए ये शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा मूवमेंट ऑफ क्यू पॉइंट विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ IB। तो यहाँ से एक बात हमारी ये क्लियर होती है कि ये क्यू पॉइंट जो है ये शिफ्ट होता है जैसे जैसे हम IB को चेंज करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम RC की वैल्यू चेंज करते हैं तब भी क्यू पॉइंट शिफ्ट होगा, क्योंकि अभी तक हमने RC की वैल्यू फिक्स ली हुई थी। अब यहाँ पर ये इस फिगर में देखिए ये ग्राफ है, तो यहाँ पर जो हमें दो पॉइंट्स मिले थे, एक मिला था VCC पर और एक मिला था VCC अपॉन RC। तो अगर RC की वैल्यू चेंज करते जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक R1 पर लिया है, एक R2 पर, एक R3 पर, जहाँ पर R1 सबसे कम है, R1 कम होगा तो VCC अपॉन R1, तो VCC अपॉन R1 मतलब ये सबसे ज़्यादा होगा, और VCC अपॉन R2 ये बीच में होगा। R1 सबसे बड़ा है, सॉरी R3 सबसे बड़ा है, R2 उससे छोटा और R1 सबसे छोटा। तो जब से छोटा वाला नीचे होगा उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी VCC अपॉन R1 की, VCC2 अपॉन R2 उससे कम है, और सबसे कम VCC अपॉन R3 के लिए। इन तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए, इन तीनों RC के लिए, लोड के लिए हमने क्यू पॉइंट ड्रॉ किए हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा मान लीजिए ये वाला बेस कर्व है, इस बेस कर्व के लिए हम बात कर रहे हैं क्यू पॉइंट की। तो पहले वाले अगर हमने रेजिस्टेंस R1 लिया हुआ है तो यह क्यू पॉइंट इसका यहाँ पर होगा। दूसरा वाला अगर रेजिस्टेंस हमने लिया होता R2 तो इसका क्यू पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया है। और तीसरा वाला देखिए, अगर तीसरा रेजिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल R3 वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, तो ये शिफ्ट यहाँ पर हो गया क्यू पॉइंट। तो यहाँ पर हमने क्यू पॉइंट्स के वेरिएशन देखे हैं, जैसे जैसे हम RC की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्यू पॉइंट कैसे शिफ्ट होगा। इसी तरीके से हम एक और शिफ्टिंग देखते हैं, इफेक्ट ऑफ लोअर वैल्यूज ऑफ VCC। तो यहाँ पर हमने अब VCC को भी चेंज कर दिया है। मान लीजिए ज़्यादा VCC, एक हमने लिया हुआ VCC1, एक VCC2 और VCC3, तो तीन अलग VCC, और VCC जब चेंज होगा तो VCC अपॉन RC की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि VCC1 अगर होगा तो VCC1 अपॉन RC की वैल्यू कुछ अलग होगी, VCC2 लेंगे तो VCC2 अपॉन RC की वैल्यू कुछ और होगी, और VCC3 अपॉन RC की वैल्यू कुछ और होगी। तो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा वैसे इसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। ये तीन ग्राफ हमारे तीन लोड लाइन हैं अलग अलग VCC के लिए, और यहाँ पर तीनों की वजह से किसी एक पर्टिकुलर IB वाले के लिए हम देखें तो क्यू पॉइंट उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से VCC1 के लिए, ये VCC2 के लिए क्यू पॉइंट है, और ये VCC3 के लिए। तो ये क्यू पॉइंट्स शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि जैसे जैसे हम इनपुट करेंट इट मीन्स IB चेंज करते हैं तो क्यू पॉइंट शिफ्ट होता है। क्यू पॉइंट की शिफ्टिंग मतलब जीरो बायस IC और VCE की वैल्यू चेंज होती है। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर IB चेंज करेंगे तो IC चेंज होगा, VCE चेंज होगा। तो चीज़ वही है, लेकिन इसको हम DC लोड लाइन के थ्रू पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तब भी क्यू पॉइंट शिफ्ट होगा, और VCC सप्लाई की वैल्यू चेंज करेंगे तब भी हमारा क्यू पॉइंट शिफ्ट होगा, जिसको हमने भी देखा।
तो हम देखते हैं कि हमारा बहुत सारे क्यू पॉइंट्स हो रहे थे, लेकिन अगर हम IB की वैल्यू चेंज कर रहे थे या RC की वैल्यू चेंज कर रहे थे या फिर VCC की वैल्यू चेंज कर रहे थे तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर आप इस ग्राफ में देखिए, हमने ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा की हुई है और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच है, VCE और IC के बीच। इट मीन्स ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें अलग अलग बेस करंट्स के लिए हमने IB इक्वल टू 0 के लिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, IB इक्वल टू 10 माइक्रोएम्पियर के लिए 20, 30, इसी तरीके से 80 माइक्रोएम्पियर तक के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक हमने ड्रा की हुई है। और इसके साथ साथ IB इक्वल टू 0 के नीचे का जो रीजन है, दिस इज द कट ऑफ रीजन, जिसको हमने पढ़ा हुआ था। और इसके साथ साथ ही VCE इक्वल टू VCE सैचुरेशन के से कम का रीजन ये है सैचुरेशन रीजन, और इन दोनों के बीच का रीजन, कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन के बीच का रीजन, दिस ऑल रीजन इज नथिंग बट एक्टिव रीजन। और इस एक्टिव रीजन में ही ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। और यहाँ पर आप देखिए VCE की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू हमने यहाँ पर कंसीडर की हुई है VCE मैक्स, और यहाँ पर IC की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू IC मैक्स। और ये एक हमने प्लॉट किया हुआ है PC मैक्सिमम कर्व। इट मीन्स वह ये PC मैक्सिमम पावर की है, आउटपुट साइड का पावर, तो ये वह मैक्सिमम कलेक्टर पावर, आउटपुट साइड की पावर है जिसको विद स्टैंड कर सकता है। इट मीन्स उस उतनी पावर को वो होल्ड कर सकता है। उससे ज़्यादा पावर अगर आपको मिलेगी तो वो ट्रांजिस्टर बर्न आउट हो जाएगा या ख़राब जाएगा। तो ये एक PC मैक्स की कर्व हमने ड्रा की हुई है, जहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर IC और VCE की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है। उससे ज़्यादा पर अगर आप ऑपरेट करेंगे ट्रांजिस्टर को तो उसके ख़राब होने के चांसेस हैं। तो इन परमिसिबल वैल्यूज़ के बीच ही हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने बताया कि हमारा ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट था वो बहुत जगह वेरी कर सकता था। मीन्स इधर भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। लेकिन अब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए, बेस्ट सुटेबल जगह कौन सी है, किस जगह पर हम उस ऑपरेटिंग पॉइंट को रखना चाहिए। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को रखने के लिए हम क्या करेंगे, IB की वैल्यू को एक चेंज कर देंगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा IC RC। इट मीन्स सारी ये जो RC हैं, VCC हैं और IB हैं, इन सब को हम चेंज करके ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। और कहाँ पर शिफ्ट करें ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 4 ऑपरेटिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक ये ऑपरेटिंग पॉइंट दिखाया है A, जो कि सेंटर पर यहाँ पर VC इक्वल टू 0 और IC इक्वल टू 0 पर है। यहाँ पर दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट हमने B दिखाया हुआ है, C दिखा हुआ है, D दिखा हुआ है। इन चारों ऑपरेटिंग पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे और देखेंगे कौन हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो सबसे पहले A पर देखिए, तो A पर यहाँ पर A पर VC 0 है, IC 0। इट मीन्स कोई बायसिंग नहीं है, तो हमारा वो कंडीशन आ जाएगी कि हमारा सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन ही एम्पलीफाई होगा, नेगेटिव पोर्शन नहीं एम्पलीफाई होगा, क्योंकि वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है ऑपरेटिंग पॉइंट A। अब हम ऑपरेटिंग पॉइंट B देखते हैं। ये B रीजन को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर ऑपरेटिंग पॉइंट लें तो यहाँ पर अगर हम इनपुट सप्लाई दे देते, फॉर एग्जांपल हम इनपुट सप्लाई देते, तो यहाँ पर कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ती और घटती। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसके लिए आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों को स्विंग होने के लिए अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इनपुट जो करंट है और वोल्टेज है, इसके स्विंग होने की पॉसिबिलिटीज है। और मैक्सिमम ड्यूरेशन पर या मैक्सिमम स्विंग पर इसका जो क्लिपिंग होगी या जो कट होगा कोई पोर्शन, वो बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन अगर हम यहाँ C की बात करें तो C और B में अगर हम कंपैरिजन करें तो C के पास जो हमारा रीजन है, इस रीजन पर, तो इस रीजन के आसपास अगर देखिए तो यहाँ पर IB, C के रीजन के आसपास जो IB के बीच, डिफरेंट IB के बीच जो वेरिएशंस हैं, जो स्पेसिंग है, वो बहुत ही नॉन लीनियर है। तो यहाँ पर आप देखिए जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं तो बहुत ही मतलब नॉन लीनियर टाइप का वेरिएशन है। और इस साइड का तो वेरिएशन हमें मिल रहा है, लेकिन B, अगर B से कंपेरिजन करें तो B में इस साइड भी हमें वेरिएशन लीनियर है और दूसरा इस साइड में वेरिएशन लीनियर है। तो हमारा B के जो B रीजन है, B रीजन के आसपास हमारा जो डिफरेंट IB के बीच स्पेसिंग है वो लीनियर है। और जब हम C रीजन पर ऑपरेट कराएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जब हमारा निगेटिव जो है
निगेटिव पीक आएगी तो यहाँ पर आईसी की वैल्यू 5 मिली एम्पियर है, तो 5 मिली एम्पियर से कम पर हमारे नीचे वाला पोर्शन कट ऑफ हो जाएगा। तो अब ये अभी भी बी वाला हमारा लिए ज़्यादा अच्छा ऑपरेटिंग पॉइंट है इन कंपेरिजन टू सी। अब डी के लिए बात करें तो डी वाला यहाँ पर ही एकदम फॉरमोस्ट राइट साइड है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वीसी मैक्स की ओर हमारा ये जा रहा है और ये आईसी मैक्सिमम, ये जो पीसी मैक्सिमम का कर्व है इसके लगभग पास में है। तो अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो ये उस रीजन में चला जाएगा जहाँ पर भी ट्रांजिस्टर को बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर इन चारों पॉइंट्स में हमने देखा कि ये जो बी वाला पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट जहाँ का रीजन लीनियर स्पेसिंग में है और इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रांजिस्टर लीनियर ऑपरेशन में होगा और यहाँ पर गेन भी आपका लीनियर कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर आपने और भी देखा था कि जो वोल्टेज और करंट्स हैं उनको मैक्सिमम पॉसिबल स्विंग्स अलाउड हैं। तो ये पॉसिबल जो सिलेक्शन है इन चारों में से ये बी जो है सबसे अच्छा ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन में कुछ इस पॉइंट पर हम ऑपरेटिंग पॉइंट लेते हैं। तो ऑपरेटिंग पॉइंट लेने का तरीका क्या है? लेने का तरीका क्या है कि हमारा वीसीसी कैसा हम सिलेक्ट करें, हम अपना आरसी कैसा सिलेक्ट करें, इनपुट बेस करंट की वैल्यू कितनी हो ताकि हमें ऑपरेटिंग पॉइंट इस रीजन में मिले। तो इस रीजन में हमारे क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं? लीनियर स्पेसिंग है बिटवीन डिफरेंट आईबीज, डिफरेंट आईबी के बीच की लीनियर स्पेसिंग है और इसके साथ साथ यहाँ पर लीनियर ऑपरेशन होगा जिससे लीनियर गेन मिलेगा और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कोई भी जो हम इनपुट सप्लाई देंगे उसका कोई भी एम्पलीफाइड आउटपुट में क्लिपिंग नहीं होगी किसी भी वेव शेप में और फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा। तो ये था ऑपरेटिंग पॉइंट और उसका सिलेक्शन। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स के इनहेरेंट वेरिएशन की। तो जो हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं अपने प्रैक्टिकली, उसमें जो कुछ ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स हैं जैसे कि बीटा इट मीन्स करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो बीटा और वीबीई ये हर एक सेम टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है कि कोई ट्रांजिस्टर, दो अलग ट्रांजिस्टर सेम टाइप के हैं लेकिन उसमें बीटा की वैल्यू अलग है? क्यों? क्योंकि अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं हुई कि हम उतना जब कोई एक निश्चित कोई ट्रांजिस्टर बना रहे हैं जिसमें बेस की विड्थ फॉर एग्जांपल एक हमने फिक्स की हुई है, उसी सेम बेस की विड्थ या उतना ही डोपिंग लेवल किसी और में हम रख सकें, तो उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होने की वजह से बीटा गेन हो सकता है। सेम टाइप के हम लें DC147 फॉर एग्जांपल लेते हैं तो उसमें हम उस ट्रांजिस्टर में एक ही टाइप का ट्रांजिस्टर, उसमें बीटा की वैल्यू किसी में हो सकता है 100 हो, किसी में 200 हो। तो पता लगा कि हमारा कोई एक सर्किट है जिसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, तो और अगर वो खराब गया तो दूसरा ट्रांजिस्टर लगाए तो दूसरा ट्रांजिस्टर, इसमें दूसरा बीटा तो दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट, तो दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब फिर अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो फिर हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट का सिलेक्शन हो वो ऐसा हो कि ये बीटा और वीबी पर डिपेंडेंट ना हो। वीबी क्या है? वीबी है कि ये भी अलग अलग उसके लिए अलग अलग ट्रांजिस्टर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे हमने बात की कि इनहेरेंट वेरिएशन इन बीटा और वीबी के बीच ऑफ द सेम टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो सकता है और इससे अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन होता है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हम बायसिंग सर्किट डिजाइन कर रहे हैं उसको ऐसे डिजाइन करें कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये इन वेरिएशंस में, इट मीन्स बीटा वीबी इन वेरिएशन से इंडिपेंडेंट हो, उसका कोई फर्क ही ना पड़े कि हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दें तो बीटा चेंज होने या वीबी चेंज होने पर उसका ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो, ऐसा ना हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबलाइजेशन। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, उसका जो आउटपुट करंट है इट मीन्स आईसी कलेक्टर करंट, वो कलेक्टर करंट चेंज होता है रैपिडली। इट मीन्स आईसी में चेंजेस हो सकते हैं। आईसी में चेंज होने का मतलब, आईसी में चेंज मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हुआ, तो ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज मतलब अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। ओके, तो हमारा ये आईसी कैसे चेंज हो सकता है? तो पहला एक रीजन है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आईसी, मतलब कि आईसी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो हम जानते हैं आईसी इक्वल टू क्या होता है? बीटा आईबी। ये हमने देखा था क्योंकि बीटा क्या है? करंट गेन इक्वल टू आईसी अपॉन आईबी, तो आईसी इक्वल टू बीटा आईबी। लेकिन अगर हम माइनॉरिटी कैरियर्स को भी देखें आउटपुट साइड पर, जो रिवर्स बायस कंडीशन होती है, तो हमारे ट्रांजिस्टर में क्या होता है? इनपुट साइड
इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस अगर एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है तो इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस और आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस। तो जब आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस है तो जो कलेक्टर करंट है उसमें रिवर्स बायस की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, इट मीन्स ICBO, उसका भी तो कुछ रोल होगा। तो ये जो हमारा कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है थ्रू माइनॉरिटी कैरियर्स, ये है ICEO। तो IC विल बी कंप्राइजिंग बोथ बीटा IB प्लस ICEO। और यहाँ पर हमने इसको पिछले जो हमने लेक्चर लिए हुए हैं BJT के बेसिक्स में, उसमें हमने डिराइव किया था ICEO को, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू बीटा प्लस 1 ICBO। तो यहाँ पर IC इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 ICBO। तो यहाँ पर अगर ये ICBO चेंज होता है तो कलेक्टर करंट कितना चेंज होगा, बीटा टाइम्स ICBO। तो अगर हम टेम्परेचर हमारा जब बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं जो रिवर्स बायस में करंट फ्लो होती है थ्रू मैग्नेटिक कैरियर्स, और मैग्नेटिक कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रही है ICBO। तो मैग्नेटिक कैरियर्स की वजह से करंट का फ्लो होती है टेम्परेचर राइज की वजह से। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो ICBO की वैल्यू बढ़ेगी, ICBO की वैल्यू बढ़ेगी तो IC की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब सीधा सा रिलेशन आ गया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट IC बढ़ेगी। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि IC की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो, कुछ ऐसा हमारा सर्किट डिजाइन हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो ये ICBO है, स्पेशली अगर जर्मेनियम टाइप के ट्रांजिस्टर की बात करें, तो अगर हमारा टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो ICBO की वैल्यू दुगनी हो जाती है। तो जब ये ICBO की वैल्यू दोगुनी हो जाती है तो ये जो IC है, ये IC लगभग 0.2 मिली एम्पियर तक बढ़ जाता है। तो 0.2 मिली एम्पियर, हालांकि ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन हम जब ट्रांजिस्टर में लो पावर ट्रांजिस्टर पर हम डील करते हैं तो हमारा जिसमें करंट ही 1 मिली एम्पियर में बहती है, तो जिसमें 0.2 मिली एम्पियर सिर्फ ICBO की वजह से चेंज हो जाएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है उसकी परफॉर्मेंस पर या उसके ऑपरेशन में। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि IC जो है आउटपुट करंट, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, जिसकी वजह से इसमें चेंजेस होते हैं। इसके साथ साथ हमारा कलेक्टर करंट और कैसे चेंज हो सकता है, ड्यू टू इंडिविजुअल वेरिएशंस, जिसको अभी हमने देखा था कि बीटा और VBE ये अलग, मतलब सेम टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए भी बीटा और VBE की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट उतना ना होने के कारण। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो VBE की वैल्यू है ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटती है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस भी आ गया VBE पर कि अलग अलग टेम्परेचर के लिए VBE अलग अलग होता है। इसी के साथ साथ थर्मल रन अवे एक प्रोसीजर है जिसकी वजह से कलेक्टर करंट चेंज होती है। तो थर्मल रन अवे क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए IC की वैल्यू क्या है, बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। तो अगर हमारी किसी भी ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट फ्लो होती है तो कलेक्टर करंट फ्लो होने की वजह से उस ट्रांजिस्टर में हीट जनरेट होती है, जिससे वो ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम जानते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ती है, जिससे ICBO की वैल्यू भी यहाँ बढ़ जाएगी। ओके, और जब ICBO की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारा उसके ये IC डिपेंडेंट है ICBO पर, तो IC की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब फिर वही बात आ गई कि IC की वैल्यू बढ़ गई तो IC की वैल्यू बढ़ेगी, तो IC फ्लो हो रहा है ट्रांजिस्टर में, इट मीन्स ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर और बढ़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा तो ICBO भी और बढ़ेगा, और ICBO बढ़ेगा तो फिर से IC बढ़ेगा, और IC बढ़ेगा तो फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू IC की वैल्यू बढ़ती जाती है, और एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारा ये ट्रांजिस्टर बर्न आउट हो जाएगा, जिसको हम थर्मल रन अवे कहते हैं। तो द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर इज नोन एज थर्मल रन अवे। ओके, अब ये तीनों प्रोसेसेस की वजह से, इट मीन्स टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ IC, इंडिविजुअल वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड एज वेल एज थर्मल रन अवे, इन तीनों की वजह से कलेक्टर करंट चेंज होती है, जिससे ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होता है। तो इन चीज़ों को हमें ऐसा करना पड़ता है कि ये चेंज ना हो। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और वेरिएशंस इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर इज नोन एज स्टेबलाइजेशन। तो स्टेबलाइजेशन यही है कि ऑपरेटिंग पॉइंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बनाना और डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं ट्रांजिस्टर में बीटा VB, इन सबसे भी इंडिपेंडेंट बनाना। तो अगर हमारा ये अचीव हो जाए तो इसी को हम स्टेबलाइजेशन कहते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर अब क्या होता है ये हम देखेंगे। The extent to which a biasing circuit is successful in keeping IC constant in face of ICBO.
sometimes represented as ICO, is measured by stability factor S. तो ICBO में वेरिएशंस के रिस्पेक्ट में मीन्स माइनॉरिटी कैरियर, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में IC में जो चेंजेज होते हैं उसको मेजरमेंट का तरीका स्टेबिलिटी फैक्टर है। या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर लीकेज करंट at constant beta and IB is called stability factor. Means stability factor is rate of change of collector current with respect to collector leakage current. किस स्थिति में? जब कांस्टेंट IB हो और बीटा भी कांस्टेंट हो, इसी को हम कहते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर, जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू मिनिमम पॉसिबल जितनी हो उतनी होनी चाहिए, और आइडियली तो 1 होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 25 से कम होनी चाहिए, तभी जो ट्रांजिस्टर है आपका वो सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म करेगा। अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर के फॉर्मूले का। तो हम जानते हैं IC इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO। अब इस हम इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू IC, और हम मानेंगे बीटा जो है IC से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर इसको IC के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर ये हो जाएगा IC को IC के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 1 हो जाएगा। ये बीटा DIB अपॉन DIC, ये बीटा प्लस 1 इसके कांस्टेंट हम मान रहे हैं, तो DICO अपॉन DIC। तो ये DICO अपॉन DIC क्या है, यहाँ से देखिए तो ये S है, नहीं ये 1 अपॉन S है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा DIB अपॉन DIC प्लस बीटा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन S या अपॉन S। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा S इट मीन्स स्टेबिलिटी फैक्टर जो आएगा दिस इज बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। सो ये था इसका डेरिवेशन। इसके साथ दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। तो हमने जो रेफरेंसेस लिए है इसके प्रिपरेशन में वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट थ्योरी बुक बाय रॉबर्ट बॉस्टेड और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक्स बाय VK मेहता। ये दोनों अच्छी बुक्स हैं, आप इसको रिफर कर सकते हैं। और prevention against coronavirus, wash your hand, sneeze while sneezing or coughing, cover your mouth or don't touch your eyes, nose and mouth. If you are sick, isolate yourself and take medical care. Thank you.